Hello everyone, welcome back to Triple S. This is Sarvat Rashid and today we are going to discuss our next lecture of World Geography, that is Crops of World, Map of Australia and Industrial Regions. जो भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स इससे पहले देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्रॉप्स ऑफ वर्ल्ड को डिस्कस किया था, यानी कि ये लेक्चर जो है ये हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ वर्ल्ड को हम यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप जानते ही होंगे कि मैं जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन्हें अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करती हूँ। इससे पहले मैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका को डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करने जा रहे हैं और बेसिकली ये डिस्कस करने का रीज़न ये है कि कल को अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको किसी तरह की भी कोई लेक्स या माउंटेन रेंजेस पूछ ली जाती हैं, एटलीस्ट आपके पास एक आइडिया रहता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट हो सकता है या कौन से कॉन्टिनेंट में ये पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से एक वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से पहले इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में एक आइडिया होना ज़रूरी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। फाइन, द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की। मैंने यहाँ पर लिखा है यूरोप, तो ओके। सो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यूरोप की। यहाँ हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करने जा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जैसा कि आपने देखा ही होगा वर्ल्ड मैप पे, एक बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल इस तरफ नीचे एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, वो कॉन्टिनेंट है हमारा क्या, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है ये कहाँ, इसमें हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साउथ में और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में हमारे पास है इंडियन ओशन। ठीक है, और हमारे ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है हमारे पास इंडियन ओशन और नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास है पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया और फिर क्वींसलैंड, और एक और पार्ट है वो है न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे लिए क्या डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखें यहाँ पे हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पहले तो आप यहाँ से ये यूरोप काट लें, ये टाइपिंग एरर है, तो यूरोप नहीं है, बेसिकली आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स कौन कौन से हैं। तो कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये वाला डेजर्ट जो है कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा वी हैव सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है, हमारे पास सिम्पसन डेजर्ट है, वी हैव ग्रेट सैंडी डेजर्ट, वी हैव गिब्सन डेजर्ट, वी हैव ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारी ग्रेट सैंडी डेजर्ट, यहाँ है हमारी ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद नाम याद रखिएगा, वी हैव मैकडोनल रेंजेस। ठीक है, ये रही हमारी मैकडोनल रेंजेस, यानी कि माउंटेन रेंजेस हमारी। यहाँ पे है हमारी माउंट ईसा। ठीक है, उसके बाद वी हैव, दिस इज़ योर माउंट ईसा। देन यू हैव ऑस्ट्रेलियन एल्प्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी आ जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है काफ़ी बड़ी एक रेंज हमारे ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ योर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और उसके बाद हमारे पास है ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, और ये जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट रेंजेस हैं, हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, उसके बाद वी हैव हैमले रेंजेस। ठीक है, हैमले रेंजेस हमारी, उसके बाद यहाँ पे है हमारी हैमर्सले रेंजेस। देन वी हैव पॉट, उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट है पॉट्स। ठीक है, कौन कौन से पॉट्स हैं, एक है हमारा ऑगस्टा। ठीक है, एक है हमारा पॉट ऑगस्टा और दूसरा है हमारा डार्विन पॉट। फाइन, ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉट है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव स्पेंसर गल्फ, जो कि देखें यहाँ पर है। फिर उसके बाद बास स्ट्रेट। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद वी हैव, यहाँ पर ये जो छोटा सा हमें दिख रहा है आइलैंड सा, ये है टेस्मानिया। ठीक है, दिस इज योर टेस्मानिया। और उसके बाद यहाँ पर आप आ जाए नीचे, नेक्स्ट वी हैव लेक आयर। ठीक है, वी हैव लेक मैकाये, लेक कैमिगी, लेक टॉरेंस। अब इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लेक कौन सी, ये है हमारी लेक कैमगी। लेक कैमगी क्यों इम्पॉर्टेंट लेक है, क्योंकि ये हमारे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, यानी कि नॉन सॉल्ट लेक है, इसमें सॉल्ट नहीं है, मतलब कि ये फ्रेश वाटर लेक है हमारे, कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी।
देन वी हैव लेक टॉरेंस, ठीक है। देन रिवर्स की बात की जाए तो हमारे पास रेंजेस आती हैं, डार्लिंग रेंजेस, ये देखिए यहाँ पर वी हैव डार्लिंग रेंजेस, और इन्हीं के पास निकलता है डार्लिंग रिवर, मुर्रे रिवर, ठीक है, याद रखिएगा, परू रिवर, डार्लिंग रिवर, मुर्रे रिवर। उसके बाद इंपॉर्टेंट है लेक आयर, लेक मैके, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा विक्टोरिया, यहाँ पे पैसिफिक, और उसके बाद उसके साथ है हमारी जो, हाँ एक और चीज़ मैं बताऊंगी, हमारे जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रेंजेस हैं वो कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स, कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन एल्प्स जो हैं हमारी सबसे बड़ी रेंजेस हैं। यहाँ पर है हमारा कोरल सी, CORAL, कोरल सी, फाइन। और उसके बाद हमारी जो कोसी उसको, KOSIUSCO, कोसियुस्को पीक जो है हमारी ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। कोसियुस्को इज़ द हाईएस्ट पीक इन ऑस्ट्रेलिया। जो हमारी एल्प रेंजेस हैं ये हाईएस्ट रेंजेस हैं। सबसे बड़ी पीक कौन सी है वहाँ पर, कोसियुस्को, फाइन। उसके बाद ये आपको पता चल गया कोरल सी कहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पे है हमारा तिमोर सी, ठीक है, टिमोर सी, TIMORSE। एक्चुअली आज मेरा थोड़ा पेन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए, हमारे ऑस्ट्रेलिया में हमें यही चीज़ें याद रखनी है, सिम्पसन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सर्ड डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारा फाइबर क्रॉप्स। यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फूड क्रॉप्स डिस्कस किए थे, बताया था मैंने आपको कि 3 तरह की मेजर क्रॉप्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें हमारे पास फूड क्रॉप्स होती हैं, फाइबर क्रॉप्स होती हैं, और बेवरेज क्रॉप्स होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फूड क्रॉप्स, और फूड क्रॉप्स कौन सी पढ़ेंगे, फूड क्रॉप्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम फाइबर क्रॉप्स को पढ़ेंगे। तो पहली जो हम फाइबर क्रॉप पढ़ेंगे दैट इज़ योर कॉटन। तो आप जानते हैं कि कॉटन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉटन जो ग्रो करता है वो किस तरह की मिट्टी में करता है, वो करता है ऐसी मिट्टी जो कि गीली होती है, जो कि ह्यूमस वाली होती है, यानी कि जिसमें ह्यूमिडिटी होती है। ब्लैक सॉइल जो है बेस्ट सॉइल है कॉटन की ग्रोथ के लिए। तो आपको मालूम है कि इंडिया में जो कॉटन है उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ब्लैक सॉइल जो है काफ़ी अवेलेबल है। तो कॉटन नीड्स अ लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड, काफ़ी लंबा बगैर फ्रॉस्ट वाला पीरियड चाहिए। फ्रॉस्ट क्या है, कोरा जो है वो नहीं जमना चाहिए, ठीक है। ठंड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट एंड काफ़ी सारी सनशाइन। इसके साथ साथ थोड़ा गर्म और थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि इट रिक्वायर्स वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़रूरी है। कॉटन सीड्स जो है वो नहीं उगेंगे अगर आपके पास आपका सॉइल टेम्परेचर जो है 15 डिग्री से कम होगा, यानी कि ज़्यादा सर्दी हुई तो कॉटन जो है वो ग्रो नहीं करेगा, फाइन। अब सबसे बड़ी बात की जाती है वर्ल्ड में, अगर हम देखें सबसे बड़े प्रोड्यूसर कौन है, यानी कि कॉटन कहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होती है और वहाँ पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले वी हैव इंडिया। इंडिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा, याद रखिए, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो कहाँ की जाती है, वो इंडिया में की जाती है। उसके साथ साथ सेकेंड नंबर पे वी हैव चाइना, थर्ड नंबर पे वी हैव ब्राज़ील, देन पाकिस्तान एंड देन USA, फाइन। तो ये हमारी जो भी क्या है कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारी कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव लार्जेस्ट कंजप्शन ऑफ कॉटन, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री कॉटन का यूज़ कर रही है या कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन जो है कंज्यूम किया जा रहा है, तो वो कहाँ किया जा रहा है, चाइना में सबसे ज़्यादा, फिर हिंदुस्तान में, फिर पाकिस्तान में, और फिर बांग्लादेश में, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, यानी कि अपने मुल्क से बाहर को कौन बेच रहा है क्रॉप्स को, कॉटन क्रॉप्स को, तो वो कर रहे हैं USA, ब्राज़ील एंड थर्ड नंबर पे इंडिया, फाइन। उसके बाद इंपोर्ट कौन कर रहा है, यानी कि अपने मुल्क में ला कौन रहा है, तो वो चाइना इंपोर्ट कर रहा है, वियतनाम कर रहा है, टर्की कर रहा है, और बांग्लादेश कर रहा है। क्योंकि बांग्लादेश को इंपोर्ट क्यों करना पड़ता है, प्रोड्यूस ये कम करता है, कंज्यूम ये ज़्यादा करता है, इसलिए इसको इंपोर्ट करवाना पड़ता है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे फाइबर क्रॉप है वो कौन सी है, वो है जूट। तो जूट के बारे में डिस्कस करेंगे। जूट हमारे पास किस तरह के
एनवायरनमेंट या किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करता है। तो आपको पता है कि इंडिया में भी जूट जो है इंडिया में कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूज़ कैसे कि वी यूज़ इट एज़ रोप्स, हम इसके जिसे बोलते हैं बोरी, हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, वो वाले जो बैग्स होते हैं, जूट के बैग्स होते हैं। अच्छा, हमारा जो राइस है काफ़ी बार इनमें आता है, या जो हमारा जितना भी राशन पानी है काफ़ी बार जूट बैग्स में आता है। और जूट के बड़े बड़े जो है बड़ी बड़ी चीज़ों में जो है जूट हमारे इंडिया में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन की। तो क्लाइमेट जो है थोड़ा वार्म और वेट क्लाइमेट, यानी कि monsoons जो हैं are considered to be most suitable for the cultivation of jute crops, ठीक है। यानी कि बारिशें होंगी, गर्मी होगी प्लस बारिशें होंगी, ठीक है। जम्मू वालों को अच्छे से पता है कि मानसून्स में कैसा सीज़न होता है, मानसून्स कैसे रहते हैं, गर्मी भी होती है और बारिशें भी होती हैं, है ना, बहुत ज़्यादा नमी होती है। तो टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री से ज़्यादा, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70 से 90। तो ह्यूमिडिटी तो जम्मू वालों से ज़्यादा किसी को नहीं पता होएगा कि कितनी ह्यूमिडिटी होती है मॉनसून्स में। एंड दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ जूट। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, प्रोडक्शन की, यानी प्रोड्यूस कौन कर रहा है। तो भाई साहब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, बांग्लादेश में, फिर हो रहा है चाइना में, और फिर हो रहा है म्यांमार में। कंज्यूमर कौन है, इंडिया है, चाइना है, ठीक है, म्यांमार है। एक्सपोर्टर कौन है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है कौन कर रहा है, बांग्लादेश, और फिर इंडिया वाले कर रहे हैं। उसके बाद इंपोर्ट कौन कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, और इंडिया इसको इंपोर्ट भी कर रहा है क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका कंज्यूम भी किया जाता है, इसका यूज़ भी किया जाता है। तो जूट की जो हमारी इंपोर्ट है वो इंडिया में भी काफ़ी की जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी फाइबर क्रॉप्स। अब बात करेंगे हम लोग, अब इसके अलावा भी हम पढ़ सकते हैं, बाकी जो डिटेल कंट्रीज़ हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है हम थोड़ा फैक्चुअल पढ़ेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा स्मार्ट स्टडी करेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपसे हर कंट्री के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या लार्जेस्ट कंज्यूमर के क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों को, तो वो आप इसी तरह से याद रख लीजिए। नेक्स्ट वी हैव कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है हमारी बेवरेज क्रॉप है, ठीक है। अब कॉफ़ी एज अ ड्रिंक यूज़ की जाती है, ठीक है। तो कॉफ़ी को किस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, कॉफ़ी को जो टेम्परेचर है वो चाहिए कम से कम 23 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में इसका टेम्परेचर रहना चाहिए। उसके साथ साथ बारिश भी होनी चाहिए, जो कि 60 से 80 इंच तक की बारिश। और 60 से 80 इंच की बारिश होने के बाद फिर कम से कम 2 या 3 महीने बिल्कुल शांति रहनी चाहिए, यानी कि सूखा रहना चाहिए, ड्राई सीजन रहना चाहिए, बारिशें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा तूफान नहीं आने चाहिए। तो फिर क्या होता है, उसके बाद अच्छी खासी गर्मी, मतलब हीट अच्छी, ह्यूमिडिटी भी ठीक रहनी चाहिए, और अबेंडेंट रेनफॉल। यानी देखो यहाँ पे हमने पढ़ लिया रेनफॉल अच्छी खासी, फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब रेनफॉल है तो ह्यूमिडिटी ऑब्वियसली है, और उसके बाद हीट जो है वो चाहिए, सनशेड चाहिए अच्छा खासा। अब सनशेड चाहिए, उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा गर्म वेदर होना चाहिए जब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। अब जब आप कॉफ़ी लगाएंगे तो कॉफ़ी लगाने का एक चीज़ ये है कि डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए। डायरेक्ट धूप पड़ी तो आपकी कॉफ़ी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो उगाए जाते हैं साथ में, ताकि उनका जो शेड है वो कॉफ़ी पे पड़े और इनडायरेक्ट सनलाइट जो है वो कॉफ़ी के प्लांट्स को मिले। तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर बनानाज इंडिया के अंदर तो कल्टिवेट किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारी कॉफ़ी जो है वो ग्रो करती है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रही है कॉफ़ी की। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे ब्राज़ील में हो रही है, फिर उसके बाद वियतनाम में हो रही है, कोलंबिया में हो रही है, इंडोनेशिया में हो रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जा रही है, ब्राज़ील में। लार्जेस्ट कंजप्शन कहाँ हो रही है, अब देखो इंडिया जो है 7th नंबर पे आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। लार्जेस्ट कंजप्शन फिनलैंड में हो रही है, नॉर्वे में हो रही है, आइसलैंड में हो रही है, ठीक है। देन यू हैव लार्जेस्ट इंपोर्टर, इंपोर्ट कौन कर रहा है, सबसे ज़्यादा यूएस इंपोर्ट कर रहा है। यू इंपोर्ट करते हैं जहाँ पे कौन सी कंट्रीज इंपोर्ट ज़्यादा करती हैं, जहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो रही है और उनको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि वहाँ पे कंजप्शन हो रहा है पर अपना प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो यूएस, जर्मनी, फ्रांस एंड इटाली जो हैं ये क्या है, सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वही कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया एंड इंडोनेशिया। तो ये है आपका कॉफ़ी का
प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव टी। अब टी की बात करेंगे। टी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो पहले बात कर लेते हैं हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस की। टी जो है कि टी को किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, किस तरह का टेम्परेचर चाहिए, तो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ टी, टी बिलोंग्स टू द मॉनसून लैंड्स, जहाँ पे बारिशें होती हैं, जहाँ पे काफ़ी टेम्परेचर हाई होता है और लंबे सीजन्स होते हैं, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन्स होते हैं, एंड हैवी रेनफॉल हेल्प द ग्रोथ ऑफ टी प्लांट्स। ठीक है। अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन ऑफ नॉट लेस देन 8 months इज आइडियल। यानी कि टेम्परेचर हाई, बारिशें ज़्यादा, और उसके बाद 8 महीने का टाइम मिलना चाहिए एटलीस्ट इसको ग्रो करने के लिए, और 21 डिग्री सेल्सियस से कम जो है टेम्परेचर नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास, और वो वाली मिट्टी जहाँ पर कैल्शियम थोड़ा कम हो, थोड़ी एसिडिक हो, हमारी जो मिट्टी है थोड़ी एसिडिक हो और कैल्शियम थोड़ा कम हो, तो इस तरह की मिट्टी जो है हमारी टी की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। इट्स गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी। अब सबसे पहले बात करेंगे, देखिए हमारे दार्जिलिंग असम में तो काफ़ी ज़्यादा टी की ग्रोथ होती है। उसके बाद ऊटी, मसूरी, हाँ, ऊटी जो है हमारी, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है क्या होता है, टी की कल्टीवेशन होती है। ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा टी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, देखो चाइना से ही टी हमारे पास आई है। ठीक है। तो चाइना से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, फिर इंडिया में, और फिर कीनिया में। लार्जेस्ट कंज्यूम कौन कर रहा है, आपने देखी होंगी एड्स वगैरह, आजकल टर्की की काफ़ी एड्स आती हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादातर टी का बड़ा ज़्यादा एड्स वगैरह आती हैं। ठीक है। आपने कभी टर्की सीरियल्स देखे होंगे तो वहाँ भी देखा होगा कि टी को काफ़ी वो लोग जो है काफ़ी हर चीज़ में टी का उनका बड़ा ज़्यादा रोल रहता है, काफ़ी हमेशा टी, चाय के कप तो उनने हमेशा ही पकड़े होते हैं। तो ड्रिंक्स जो हैं, टी ड्रिंक्स जो हैं वो लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं, तो टर्की में इसलिए ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है आजकल। उसके बाद आयरलैंड, ईरान। ठीक है। और टर्की के जो फ्लेवर्स हैं वो काफ़ी फेमस माने जाते हैं टी के फ्लेवर्स। ठीक है। देन यू हैव लार्जेस्ट इम्पोर्टर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहा है वो कौन है, पाकिस्तान चाय ले जा रही है बहुत, यूएसए, रशिया एंड यूके। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, चाइना ही प्रोड्यूस कर रहा है, और एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा वही कर रहा है। इंडिया और केन्या ये क्या कर रहे हैं, दे आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑल्सो। अब इंडिया की एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इंडिया की जो चाय है वो सबसे ज़्यादा ईरान ले जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ टी फ्रॉम इंडिया इज़ ईरान। ठीक है। ईरान जो है सबसे ज़्यादा टी इंडिया से लेकर के जाता है। नेक्स्ट वी हैव मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स या मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ इंडस्ट्री क्या चीज़ है। देखिए इंडस्ट्री बेसिकली एक लफ्ज़, यहाँ पर कोई एक ऐसी जगह आप मान लें जहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक तरीका है पैसा कमाने का, जो क्या करता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ता है। अब देखें प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, मैं आपको समझाऊंगी। देखें प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि कोई एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पर आयरन पाया जाता है। ठीक है। अब वहाँ उस आयरन को क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया आयरन ओर को स्टील में। ठीक है। अलग अलग मेथड से। तो ये जो मेथड है, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसको स्टील में कन्वर्ट करना, ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटी है। उसके बाद उसको क्या करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना और फिर उसको आगे भेजना, और उसको उस स्टील को वायर्स में यूज़ करना, या गाड़ियों में यूज़ करना, या बिल्डिंग्स में यूज़ करना, या बर्तनों में यूज़ करना, वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो ये क्या करता है, बेसिकली इंडस्ट्री का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से जुड़ती हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, और एक दूसरे से क्या करती हैं, बेनिफिट उठाती हैं। अब इसी तरह से मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कैसे बनते हैं, इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, इंडस्ट्रियल रीजन यानी कि यही जब इंडस्ट्रीज़ हमारी इकट्ठी मिलती हैं, इकट्ठे मिलकर काम करती हैं एक दूसरे पर डिपेंड होकर, तो वो बनाती हैं इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे देखिए आज से 4-5 साल पहले लाइब्रेरीज़ का इतना ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब अगर आप त्रिकुटा वाले एरिया में चले जाएंगे, या अपने कच्ची छावनी या पंचतीर्थी वाले एरिया में चले जाएंगे, या बठिंडी वाले एरिया में, तो अब क्या हो गया है, अब एक ऐसा ट्रेंड है कि एक लाइब्रेरी बनी, तो उसमें देखा, साथ वाले लोगों ने देखा कि भाई यहाँ पर लाइब्रेरी चल गई। ठीक है। लाइब्रेरी में बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, अब यहाँ पर सीट्स कम है, अकोमोडेशन कम है, साथ वालों ने एक और लाइब्रेरी खोल रही कि क्यों ना हम ये बच्चे अपने यहाँ अकोमोडेट कर लें। जब इनने अकोमोडेट किया,
तो फिर बच्चों की स्ट्रेंथ थी। तो यहाँ पर किसी ने देखा कि भाई ये बच्चे जो हैं अब इन्हें पढ़ना है, इनको नोट्स की ज़रूरत है, एक-दूसरे से नोट्स देख के ये भी पसंद करते हैं, इनको भी प्रिंटिंग करवानी होगी, तो ये फ़ोटोस्टेट की दुकानें खोल लेंगे, है ना? प्रिंटिंग शॉप्स खोल लेंगे, कैफ़ेज़ खोल लेंगे, फिर फॉर्म भरने हैं, फिर एक-दूसरे फॉर्म्स का पता चलता है, करते-करते एक हब बन जाता है। और वो जो ये हब बन जाता है, ये हमारा एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है, किसका? इंडस्ट्रियल ग्रुप का। यानी कि इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल मैं आपको एक ग्रुप समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब जैसे हमारी एक इंडस्ट्री है, सबसे पहले इंडस्ट्री है जो कि रॉ मटेरियल ला रही है, यानी कि आयरन फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? आयरन की एक्सट्रैक्शन हो रही है। अब उसको क्या कर रहे हैं, आयरन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? स्टील में। वो एक और एक अलग एक्टिविटी है। अब वो स्टील जो है उसको एक इंडस्ट्री है वो उसको ऑटोमोबाइल्स जो हमारे कार्स वगैरह उनमें यूज़ कर रही है। एक इंडस्ट्री जो है उसको बर्तनों में यूज़ कर रही है। तो अब ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठे होकर के काम कर रही हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हो रही हैं। तो ये बनाती हैं हमारी मेजर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, इंडस्ट्रियल रीजन्स। और यही इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं क्यों इकट्ठे काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ काम क्यों करती हैं? कि एनर्जी रिसोर्सेज इनको अच्छे मिल रहे हैं, लेबर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, है ना? और उसके साथ-साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ जाती हैं। ठीक है, जो इन सबको क्या करती हैं, इकट्ठे में हेल्प करती हैं। तो वो एक पर्टिकुलर रीजन में हमारी अच्छी खासी इंडस्ट्रीज़ जो है फ्लरिश करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल रीजन्स की। सबसे पहला हमारा जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो है, यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, ठीक है? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ये देखिए हमारा, ये है ईस्ट, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, ये है साउथ। तो ये बेसिकली ये कॉन्टिनेंट कौन सा है? ये है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में हमारे पास है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन, ठीक है? नॉर्थ, हमारा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यानी कि ये रहा वेस्टर्न, ये सेंट्रल हमारा वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप। देन यू हैव ईस्टर्न यूरोप, ठीक है? और उसके बाद वी हैव ईस्टर्न एशिया। यहाँ पे है हमारी टोक्यो, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, है ना? ये सारी कंट्रीज़, जापान। तो ये सब जगह जो हैं हमारी, चाइना वगैरह, यहाँ पर, यहाँ चाइना है हमारा। तो ये रीजन्स जो हैं हमारे सबसे बड़े मेजर रीजन्स हैं ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती कौन सी है? सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ वर्ल्ड में है कौन सी जो काम कर रही हैं कंटिन्यूअसली? वो कौन कौन सी हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे फेमस इंडस्ट्री और सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो कि वर्ल्ड में इस टाइम काम कर रही है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का काम क्या है? देखें, पहले तो 3 पार्ट्स में हमारी इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आईटी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, हमारा जो आयरन ओर है इसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें? स्टील में। अब आप मुझे बताएं, चलिए मैं बता देती हूँ। स्टील आयरन ओर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। ठीक है, स्मेल्टिंग के प्रोसेस से इसको चेंज किया जाता है। आप मुझे स्मेल्टिंग बताएंगे कि किस तरह से, एक बार देखना इंटरेस्टिंग लगेगा कि स्मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह से आयरन को स्टील में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस स्टील का जो है अलग अलग तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये काम होता है हमारी स्टील इंडस्ट्री का। तो स्टील जो है हमारा हर एक जगह, आप देखें बिल्डिंग्स में, कंस्ट्रक्शन, फैमिली, आप देखें किचन्स में, हमारे ऑटोमोबाइल्स में, रोड्स में, हर जगह जो है आयरन और स्टील का काफ़ी बड़ा रोल होता है। यूएसए, सॉरी, चाइना, जापान, यूएसए, रशिया, जर्मनी, ब्राज़ील, यूक्रेन, इंडिया आर द मेजर रीजन्स ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़। ठीक है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा। इंडिया में जमशेदपुर, ठीक है, सुना होगा आपने जमशेदपुर, और बहुत सारी जगह जो हैं ये, आप इंडिया का जब आप लोग इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे वहाँ पर आपको समझ में आएगा ये। तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारी, चाइना, जापान, यूएसए, रशिया, जर्मनी, ब्राज़ील, यूक्रेन में काफ़ी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं। और चाइना जो है इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। ठीक है, तो सबसे टॉप 3 जो हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर पाई जाती हैं, किन नेशंस में है? चाइना, जापान, यूएसए, रशिया। ठीक है, अब चाइना, जापान, यूएसए में कहाँ कहाँ है एक बार याद रख ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंट्री का नाम नहीं पूछा जाता, आगे फर्दर जो है किसी एरिया का नाम पूछ लिया जाता है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप नाम एक बार याद रख लेना। जैसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में स्टील कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ लिखा हो इनमें से कोई शांसी लिख दिया हो या एंशन लिख दिया हो, वुहान लिख दिया हो, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये कौन सी जगह है भाई। तो ये बेसिकली चाइना में आती हैं। ठीक है, चाइना डायरेक्टली ना पूछा जाए या जापान डायरेक्टली ना पूछा जाए, टोक्यो पूछ लिया जाए, तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना। आप याद रख लेना, चाइना में वी हैव द स्टील इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अंशन, वुहान एंड पटाओ। ठीक है, अंशन, वुहान
एंड पटाओ। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं क्या हैं लोकेटेड हैं। उसके बाद साउदर्न मंचूरिया इज़ द स्टील लार्जेस्ट स्टील प्लांट। मंचूरियन से याद रखना सबसे बड़ा स्टील प्लांट है चाइना के अंदर, आयरन एंड स्टील प्लांट। उसके बाद शांसी, Taiwan, the lower Yangtze Valley and Shanghai has been developed as a major steel centers. ये भी हमारे steel centers हैं, ठीक है। Then you have जापान। जापान में आपके पास सेकेंड लार्जेस्ट जो है जापान हमारा आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। उसके साथ साथ जापान के अंदर वी हैव यवाटा जो कि सबसे पहला स्टील प्लांट है जो कि 1901 में डेवलप हुआ था, बिल्ड किया गया था बाय गवर्नमेंट इन जापान। तो जापान जो है सेकंड नंबर पे आता है आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज़ एंड उनकी प्रोडक्शन में। और उसके साथ साथ हिमेजी, कोबे ओसाका, फ्यूजाइन, टोक्यो, योकोहामा आर ऑल्सो कंसनट्रेटेड विद आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो नाम याद रखिए, पता है कैसे याद रखिए, हिमेजी 2-3 बार पढ़ो, हिमेजी, कोबे ओसाका, फ्यूजाइन एंड टोक्यो। अगर आप लोगों के पास कोई ट्रिक्स हैं तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। मैं एक लेक्चर ज़रूर लाऊंगी जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिक्स को, ठीक है। देन यू हैव यूएसए। तो यूएसए एक टाइम पे फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता था। जब 1629 में यहाँ पर क्या हुआ था, आयरन स्टील प्लांट को यहाँ पर क्या किया गया था, बिल्ड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन आज जो यूएस है हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। एप्लेशियन या फिर पिट्सबर्ग रीजन, एप्लेशियन या पिट्सबर्ग रीजन जो है ये सबसे ज़्यादा, जब हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो ये एरिया जो है, ये रीजन जो है सबसे ज़्यादा टॉप पर रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टील प्लांट्स हैं और ये सबसे बड़ा सेंटर है। दिस इज़ द सेकंड ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फर्स्ट ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील कहाँ पर है, ठीक है। फर्स्ट ग्रेटेस्ट सेंटर कौन सा है? एप्लेशियन एंड पिट्सबर्ग आर द सेकंड लार्जेस्ट रीजन्स ऑफ ग्रेटेस्ट सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील। उसके बाद अटलांटिक सी बोर्ड रीजन, लेक एरीपोर्ट, डिट्रॉयट, क्लीवलैंड, लेक सुपीरियर एंड बुफेलो लेक, यहाँ पर भी हमारे क्या हैं, आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर कॉन्सेंट्रेटेड हियर ऑल्सो, ठीक है। तो याद बेसिकली आपने रखना यही है, चाइना, जापान एंड यूएसए। स्टिल ये जो बीच में रीजन्स हैं इनको थोड़ा याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल हमारे पास क्या है, टेक्सटाइल इज कंसर्न्ड विद द डिज़ाइन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ yarn, cloth and clothing and the raw material used is either natural or synthetic or using products from the केमिकल इंडस्ट्री। तो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम है फाइबर टू फैब्रिक चीज़ों को कन्वर्ट करना। यानी कि कॉटन हो, चाहे कॉटन टेक्सटाइल है या चाहे जूट टेक्सटाइल्स हैं, यानी कि इनका काम होता है एक फाइबर को फैब्रिक की फॉर्म में लाना, यानी कि कपड़े की फॉर्म में लाना। चाहे फिर वो कोई बैग है, चाहे फिर वो कोई क्लॉथ है, चाहे वो कोई अपैरल है या कोई शीट है या कोई सैनिटरी है, ठीक है। तो ये काम होता है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। किसी तरह का भी कपड़ा, ठीक है, किसी तरह का भी कोई हमारा जो क्लॉथिंग है, वो सब जो है हमारी किसके अंडर आती है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंडर आती है। यानी कि इसका काम है डिज़ाइन करना, प्रोडक्शन, डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉन, ठीक है, क्लॉथ एंड क्लॉथिंग। उसके बाद जो है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी होती है और केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री भी होती है। क्यों? क्योंकि कई बार कपड़ा जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जो है टेक्सटाइल में यूज़ किया जाता है, या फिर कई बार केमिकल इंडस्ट्री से भी जो है फाइबर लिया जाता है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम क्या है। इसका काम है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इसका काम है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में लाना। एंड इट्स एन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एज आई टोल्ड यू, एंड इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर स्पिनिंग होती है, वेविंग होती है, डाइंग एंड प्रिंटिंग एंड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। फ्रॉम प्लकिंग द बर्ड्स ऑफ कॉटन्स, ठीक है, कॉटन्स को प्लग करना, फिर उनको वेव करना, उनको डाई करना, उन पे प्रिंट करना, उनकी फिनिशिंग करना, और उसके बाद लास्ट पे उसे कपड़ा या जो भी फॉर्म में आपको लाना है, ये होता है काम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। आपके पास कपड़े हैं, आपके पास कर्टन्स हैं, आपके पास ब्लैंकेट हैं, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, बैग्स हैं, सैनिटरी, ठीक है, सैनिटरीज होती हैं, ये सब चीज़ें कहाँ पर आती हैं, ये सब चीज़ें आती हैं हमारी किसके अंडर, टेक्सटाइल के। तो ये कौन कर रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर रही है। अब चाइना की बात करें तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का चाइना जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, इंडिया, टर्की एंड यूएसए भी आता है। तो पहले नंबर पे चाइना, फिर यूरोपियन यूनियन, इंडिया। अब इंडिया की मैं बात बताऊं, इंडिया में भिलवाड़ा, भिलवाड़ा जो हमारा रीजन है जो कि पड़ता है राजस्थान में, इसको टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्लीज़ नाउट डाउन, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है और ये राजस्थान में पाई जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल जो कि सबसे पहले इंडिया में 1854 में इंस्टॉल की गई, यानी कि 1854 में हमारे पास कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनी। और यही वो इंडस्ट्री थी जो कि बॉम्बे में 1854 में बनी और इसके बाद एक प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ। यानी कि पहले इससे जो था एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज पैटर्न में जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो काम नहीं करती थी, लेकिन जब कॉटन इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री 84 में आई बॉम्बे के अंदर, तो उसके बाद एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ हमारा इंडस्ट्रीज जो है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन है, फिर इंडिया है, फिर टर्की है और फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो है वो है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के आगे मैंने लिखा है फास्टेस्ट डेवलपिंग एंड ग्रोइंग इंडस्ट्री, यानी कि वो इंडस्ट्री है जो कि आज के टाइम पे सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही है। और इसका काम है स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, देखिए हम यहाँ पर बैठे हैं अभी का, इसी वक्त हम देखेंगे हमारा वेदर फोरकास्ट, हम देखेंगे जेएंडके का वेदर फोरकास्ट क्या है। फिर मैं चाहूँ मोस्टली जम्मू का हमारा जो वेदर फोरकास्ट है वो क्या है। यहाँ बैठ के मैं देखना चाहती हूँ चाइना का फोरकास्ट क्या है, अभी क्या है। ठीक है। तो मुझे एकदम से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे मिल रही है? बेसिकली हमारी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर क्या है हमारी टेक्नोलॉजी क्या काम कर रही है, हमारी कंपनीज जो हमारे बड़े बड़े आईटी सेल्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल्स हैं, ये एक एक सेकंड की जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और इसे शेयर करते हैं। ठीक है। दूसरे हमारी किसके साथ, दूसरी एक कंट्री के साथ, एक अलग रीजन के साथ, एक अलग इंडस्ट्री के साथ। तो इस तरह से क्या है, सब एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, न्यूज़ शेयर करते हैं, हर चीज़ शेयर करते हैं और हम लोगों को जो है अपडेटेड रखते हैं। ठीक है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ों में, जैसे कौन सी चीज़ किस कंट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। हर तरह के डेटाज का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ट्रैक रखती है। ठीक है। इंडस्ट्री जो है ट्रैक रख रही है। तो इस वजह से आज के टाइम पे इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। अब देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर है मार्केट में, यूरोपियन यूनियन, चाइना में मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यूएसए, यूरोपियन यूनियन और चाइना सबसे ज़्यादा मार्केट में अगर कोई शेयर कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो मार्केट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है जिसका, वो ये कंट्रीज़ हैं। आप कैसे देखिए, यूएस के पास है गूगल, यूएस के पास है एप्पल, है ना, यूएस के पास है फेसबुक। तो ये कोई भी वर्ल्ड में ऐसा इंसान नहीं है जो गूगल, एप्पल और फेसबुक का यूज़ नहीं कर रहा है। तो बेसिकली ये सेटअप्स कहाँ से आए हैं? ये आए हैं यूएसए से। ठीक है। यूएसए में कैलिफोर्निया के अंदर हमारे पास जो है, यूएसए में कैलिफोर्निया के अंदर गूगल है, फेसबुक का सेटअप है, एप्पल का सेटअप है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो यूएस में का जो मार्केट शेयर है काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से यूरोपियन यूनियन, ठीक है, या फिर चाइना। काफ़ी लोग यूरोपियन यूनियन से जो है चीज़ें आपने सुना होगा काफ़ी यूरोपियन यूनियन के बारे में, उसके बाद चाइनीज़ फ़ोन्स वगैरह के बारे में, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के बारे में, चाइनीज़ चीज़ों के बारे में। तो ये क्या है, बेसिकली इनका मार्केट शेयर जो है, लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा इन्हें पसंद करते हैं, इनकी चीज़ों को, और इसीलिए इनको फॉलो करते हैं, इनके सेटअप्स को, और ये जो है इनका शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ कौन है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है कहाँ पर यूज़ हो रही है, तो वो हो रही है जापान में, साउथ कोरिया, चाइना, चाइना इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जापान इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यूएसए में। अब यूएसए में जो है ये कैलिफोर्निया इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली, याद रखिएगा। वर्ल्ड की के सिलिकॉन वैली कौन है, वो है कैलिफोर्निया। क्यों? रीज़न बीइंग कि यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, यानी कि हमारे पास गूगल का स्टार्टअप,
हमारे पास फेसबुक का स्टार्टअप, हमारे एप्पल का स्टार्टअप, ये सब कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूएस के अंदर है। तो इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इंडिया में सिलिकॉन वैली जो वैली है हमारी बैंगलोर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका भी रीज़न यही है, बिकॉज ऑफ द रोल इन आईटी सेक्टर, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बेंगलोर का काफ़ी ज़्यादा रोल है, इसलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, उसके साथ वी हैव जर्मनी, देन वी हैव रशिया एंड यूके। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हमारी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्री काम कर रही है। जापान, साउथ कोरिया, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया एंड यूके। तो ये थी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है इसके अलावा भी मुझे कुछ डिस्कस करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मिनरल रिसोर्सेज की। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोग्राफी के बारे में। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है सेक्स रेशो हो गई, एज हो गई, जेंडर हो गया, ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, या पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी कंट्रीज़ जो हैं बड़ी हैं, या डेंसिटी जो है क्या है। ठीक है, कंट्रीज़ की तो एरिया वाइज डेंसिटी, ये सब चीज़ें हम लोग डेमोग्राफी में डिस्कस करेंगे, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इसके। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और लेक्चर लाना चाहिए, कोई और टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। मैं रिवर्स और जो हमारी माउंटेन रेंजेस है तो वो तो मैं साथ साथ में आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें आप जो है नोट करते रहिएगा। कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से आपको ज़्यादा ईजी लगेगा याद रखना। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को पुराने लेक्चर्स देखने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पर या ट्रिपल एस की ऐप पर जाकर के आप लेक्चर्स देख सकते हैं और पीडीएफ्स एंजॉय कर सकते हैं। आपको पीडीएफ्स वहाँ पर मिलेंगे और इसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं। मुझे आप पर्सनली सरवत r.but के नाम से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किसी तरह की भी क्वेरीज़ के लिए मैं आपको वहाँ पर जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मैं वहाँ पर काफ़ी बच्चों को रिप्लाई करती भी हूँ और काफ़ी बच्चों की हेल्प भी करती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑल्सो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।